नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज बेसिकली हमको जो बात करनी है वो बात करनी है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, है ना। देखिए प्रायद्वीपीय भारत जो है वो किसी भी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करें प्रायद्वीप क्या है, पेनिनसुला किसको कहते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें आज प्रायद्वीपीय भारत की, तो सबसे पहले अपन मैप के अंदर देखते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग दिखता कैसा है। तो देखिए ये तो आप समझ गए हैं कि प्रायद्वीप एक ऐसा भूभाग है जो तीन तरफ से किससे गिरा है, पानी से गिरा हुआ है ना। तो आप देखिए जैसे अपन एक मैप ले लेते हैं, सिंपल सा मैप ले लेते हैं, है ना। आप ये इंडिया का मैप देखिए, तो इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक तरफ भारत जो है यहाँ पर अरब सागर से घिरा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अरब सागर है, अरेबियन सी है। इस तरफ आप जाए ये वाला देखो, तो ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और सबसे नीचे देखिए क्या है, सबसे नीचे हमारे यहाँ पर हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है ना। तो तीन तरफ से घिरा हुआ ये जो हमारा मेनलैंड है इसी को अपन प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। आप तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा वो लेक्चर जो वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत वाला है वो देख ही लिया होगा, जिसके अंतर्गत आपको ये चीज़ समझ में आई कि हमारा जो ये भारतीय भूभाग है जो आपको आज यहाँ पर दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पर था तो नहीं, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना। गोंडवाना लैंड, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया ये सब आपस में जुड़े हुए थे। वहां से भारत की ये भूमि टूटकर आज इस पोजीशन पे पहुंची, समझ रहे हैं आप। तो बेसिकली ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया जो है यह प्राचीन कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग है। मतलब ये भूमि आज जिस पोजीशन में है, जब यहां नहीं थी तब से यहां पर बहुत सारे प्राचीन पर्वतमालाएं और पठार हैं, एंशिएंट प्लेटूज और माउंटेन रेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो बहुत पहले ही बन चुकी थी, समझ रहे हैं आप। जैसे कुछ आप देखें, मैं आपको मेंशन करके बताता हूँ, फिर अभी और डिटेल में कर लेंगे। जैसे आप अरावली देखो, यहाँ विंध्याचल देखो, यहाँ सतपुड़ा देखो, है ना। यहाँ पे आप वेस्टर्न घाट देखो, है ना। यहाँ पे आप ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट देखो। आप इधर चले जाओ, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ बहुत सारे प्लेटूज देखने को मिल जाएंगे, पठार देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखिए मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, डेक्कन प्लेटू, है ना। यहाँ पे आपको कर्नाटक प्लेटू, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे मेघालय या शिलोंग का पठार। इतने सारे पुराने जब गोंडवाना लैंड से जुड़े हुए थे तभी बन गए थे, है ना। इन सभी को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। इन प्राचीन पर्वतमालाओं, इन प्राचीन पठारों को अपन सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, कंबाइंडली अपन क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। एंड इट इज द मोस्ट एंशिएंट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग यही है। भारत में सबसे प्राचीन जो चट्टानें मिलती हैं वो इसी भूभाग में मिलती हैं। जैसे थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर मैप दिखाऊं, ये आपके सामने आप देखिए क्लियर मैप है ना। तो सबसे पहले बात तो जो है वो ये है कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके दो टुकड़े हैं, इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो अपन इसको कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार, और दूसरा अपन कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, माउंटेन रेंजेस, है ना। प्राचीन पठार और प्राचीन पर्वतमालाएं। जैसे आप देखो यहां पर आओ, है ना। आप यहां पर देखो, बेसिकली यहां देखो आप, ये है अरावली रेंज, है ना। आप यहां पर आओ, ये है विंध्याचल रेंज, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा, ये कौन सा हुआ, अरावली, विंध्याचल, है ना, ये सतपुड़ा। आप यहां नीचे देखिए, ये पूरा ये वेस्टर्न घाट है ना। ये कौन सा है, पश्चिमी घाट है। आप इधर आ जाओ, ये पूर्वी घाट है, ये कौन सा है, पूर्वी घाट है। आप इधर आओ, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया की आपको पहाड़ियां मिलेंगी जिनकी मैं बात कर रहा था। इन सबको अपन सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पर्वतमाला है। अब आप देखो यहाँ बीच में देखो, यहाँ ये एमपी और थोड़ा पार्ट राजस्थान का, ये कौन सा प्लेटू है, ये बेसिकली मालवा प्लेटू है। ये कौन सा है, ये मालवा है। मालवा से थोड़ा ईस्ट में जाओ, यहाँ पर मिलेगा बुंदेलखंड, यूपी और एमपी के बीच में। थोड़ा इधर आ जाओ, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में बघेलखंड,
ये एक बड़ा प्लेटू आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक बड़ा प्लेटू एकदम इस तरीके से, ये डेक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार है। नीचे यहाँ पे जाओ कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर अपन को कर्नाटक का पठार मिलेगा, कर्नाटक प्लेटू मिलेगा। आप यहाँ जाओ, ये छत्तीसगढ़ है, सॉरी झारखंड है, यहाँ पे आपको छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, है ना। आप इस तरफ जाओ इधर, ये बेसिकली आपको यहाँ पे मेघालय या शिलोंग का पठार मिलेगा। तो आप इतने सारे प्रायद्वीपीय पठार और पर्वतमालाओं को देख सकते हैं, इन सबको ही सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। ओके, बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठारों की। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठारों के अंदर, जैसे कि मैं यहीं पे लिख देता हूं आपके लिए, प्रायद्वीपीय पठारों में देखिए हम लोग बात किस किस की करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मालवा का पठार, है ना। दूसरी हम बात करेंगे बुंदेलखंड का पठार। तीसरी हम बात करेंगे बघेलखंड का पठार। चौथी बात करेंगे दक्कन का पठार। पांचवी कर्नाटक, छोटा नागपुर, मेघालय, और एक बात कर लेंगे हम कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग। देखिए इसमें से तो क्या है, कुछ पठारों की तो क्या है, आपको सिर्फ लोकेशन आनी चाहिए कि वो भारत में कहाँ पर स्थित है, लोकेशन आती है तो काम हो जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप इन पठारों में कुछ ना कुछ भौतिक विशेषताएं मिलती है ना। दूसरा केस होता है कि आपको इसकी भौतिक विशेषताएं भी आनी चाहिए। तो दोनों के ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं, बात करते हैं किसकी, मालवा के पठार की, है ना। तो मालवा के पठार की लोकेशन आप समझ पा रहे, ये मोस्टली तो कहाँ पर है, एमपी में है। मालवा का पठार मोस्टली कहाँ पर है, एमपी में, बट इसका कुछ पार्ट यहाँ पे राजस्थान के साउथ ईस्ट में भी है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग एक है ना, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये यहाँ पर जिले पड़ते हैं, यहाँ पर भी इसका विस्तार है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मालवा का पठार। मालवा का पठार, अच्छा पठार तो समझते हो ना भाई, प्लेटू, प्लेटू, प्लेटू क्या होता है, ऐसा भूभाग जो जमीन से तो उठा हुआ है बट ऊपर जाके ऐसा फ्लैट है ना। इसके ऊपर जाके ऐसे पीक नहीं है, ऊपर जाके क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, तो इसको अपन पठार बोलते हैं। जमीन से तो उठा हुआ है बट ऊपर जाके कैसा है, समतल है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पठार, प्लेटू। तो बेसिकली मालवा के पठार का जो अपन विस्तार की बात करें, विस्तार, है ना, तो विस्तार जो है ये मुख्यतः कहाँ है, मुख्यतः एमपी व राजस्थान, सम पार्ट ऑफ राजस्थान। कहाँ पे, राजस्थान के भी कहाँ पर, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। खासियत क्या है, इस पठार से चंबल नदी गुजरती, इस पठार से कौन सी नदी गुजरती है, चंबल नदी गुजरती है। तो क्या हो गया, चंबल नदी गुजरती है तो ऐसी क्या स्पेशल बात है। देखिए चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन, है ना। इसमें क्या होता है, देखो पहली बात तो इरोजन क्या होता है, जब पानी के बहने से मिट्टी का कटाव हो जाए, मिट्टी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, गहरे गहरे खड्डे हो जाए, दरारें आ जाए, तो इसको अपन इरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब गली इरोजन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी नदी है ना, कोई भी जैसे एक नदी है, इसकी बहुत सारी क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है। ये ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं, जब कभी भी बारिश होती है ना, तो ये ट्रिब्यूटरीज सारा पानी लेके कहाँ पे आती है, इस मेन नदी के अंदर आती है। ट्रिब्यूटरीज में क्या होता है, उसकी एक फिक्स लाइन बनी हुई होती है, उसकी एक फिक्स स्ट्रीम होती है ना, और वो स्ट्रीम मतलब उसका वो एक रास्ता होता है, निश्चित रास्ता होता है, वो उसी रास्ते पे चलती है। चंबल के बहाव क्षेत्र में ये मालवा के पठार पे ना एक बड़ी स्पेशल बात होती है, जितनी बार बारिश आती है उतनी बार पानी चंबल नदी तक जाने के लिए नया रास्ता बनाता है, हर बार नया रास्ता बनाता है। इस वजह से क्या होता है, पूरे पठार पर जगह जगह उबड़ खाबड़ रास्ते बन गए, कहीं पर भी एकदम फ्लैट जमीन है ही नहीं, समझ रहे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, गली इरोजन या फिर अवनालिका अपर्दन बोलते हैं।
तो चंबल नदी ने क्या किया है, इस अपर्दन के कारण इस पठार पर उत्खात आकृतियों का निर्माण हुआ है। उत्खात आकृतियों का निर्माण हुआ है, जिन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ को अपन एक इंग्लिश में अगर बात करें ना, इनको बोलते हैं रूइंस। बीहड़ को क्या बोलते हैं, रूइंस, है ना। बिल्कुल बंजर इलाका है ये। बीहड़ क्या है, बीहड़ बेसिकली बंजर और उबड़ खाबड़ भूमि है। उबड़ खाबड़ भूमि मतलब कहीं पर भी ये फ्लैट नहीं है, समझ रहे। तो मालवा के पठार की विशेषता क्या हो गई, चंबल नदी कौन से पठार से बहती है, मालवा के पठार से। बीहड़ कहाँ मिलते हैं, मालवा के पठार पे। अब भाई डाकू वगैरह तो हमें है नहीं कि भाई चंबल के बीहड़ देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो, है ना। क्या है कि चंबल के बीहड़ों में इतना ज़्यादा किसी व्यक्ति को पकड़ना या देख पाना मुश्किल है कि बहुत लंबे समय से चंबल जो है कई सारे डाकुओं का गढ़ रहा है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर अपना छुपने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। और एक बात और है, गलियां वलियां सीधी है नहीं, रास्ते हैं नहीं, है ना। पूरे पठार का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। जब ये मिट्टी का अपर्दन होता है ना, तो उपजाऊ मिट्टी तो चली जाती है, तो फिर कोई फसल नहीं हो पाती, कोई पेड़ पौधे नहीं लग पाते। पूरा इलाका पूरा बंजर है, वीरान है। आप देखो चंबल नदी का ये जो इलाका है आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये बीहड़ है। आप देखो हर बार नदी के अंदर पानी जाने के लिए क्या हुआ है, अलग रास्ता बना है, अलग अलग चैनल्स बन गए हैं। कहीं पर भी सीधा इलाका है ही नहीं, समझ रहे हैं आप। इसी को बीहड़ बोलते हैं। इसी प्रकार के ये वीरान और बंजर इलाके जो हैं, ये क्या कहलाते हैं, बीहड़ कहलाते हैं। तो देखिए हमने पहला पढ़ा कौन सा पठार, मालवा का पठार। मालवा के पठार में आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि चंबल नदी इस पठार से निकलती है और इस पठार पे बीहड़ पाए जाते हैं। ओके, सेकंड चीज, सेकंड जो पठार है उसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। इस पठार में आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इसकी लोकेशन आनी चाहिए बस। क्या लोकेशन में क्या करोगे, यह पठार मालवा के पूर्व में स्थित है, मालवा के पूर्व में, है ना। आप देखो अपन ने अभी किया था ना, ये वाला चित्र देखो आप। मालवा के ईस्ट में अगर जाएंगे तो यहां पर बुंदेलखंड है, मालवा के ईस्ट में, ठीक है। फिर आप देखो पूर्व में स्थित है, इसका विस्तार यूपी तथा एमपी राज्यों में है। यह पठार आपको कहां कहां मिलेगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। बस बुंदेलखंड के पठार में बस ये दो फैक्ट याद रखो, हो जाएगा। तीसरा पठार जो हमारे पास है वो है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड, सेम बात, इसकी भी लोकेशन आनी चाहिए। देखो इसकी लोकेशन कहां है, यह पठार बुंदेलखंड के दक्षिण में स्थित है। बुंदेलखंड के दक्षिण में स्थित है ना। देखो अभी आपको मैप बताया था मैंने, आप यहां देखो बुंदेलखंड के साउथ में इधर जाओ तो आपको मिलेगा कौन सा पठार, बघेलखंड का पठार। सेम बात, इसकी भी लोकेशन हमारे काम की है, राज्य काम के है। इसका विस्तार यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ राज्यों में। ओके, ये काम की चीज है, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। एक मैं छोटी बात और बताऊं आपको, ये क्वेश्चन आया तो गलत हो गया। क्या क्वेश्चन था, अगर मैं आपसे बोलूं ना झांसी कहां है, झांसी वही झांसी वाली रानी, है ना। अधिकांश के दिमाग में आता है यार झांसी होगा एमपी में, बट झांसी जो है ना बिल्कुल बॉर्डर है जिला, और झांसी जिला यूपी में पड़ता है। और बेसिकली बुंदेलखंड की जो पहचान है ना, बुंदेलखंड की पहचान झांसी से है, और झांसी पड़ता है यूपी में, समझ रहे हैं आप।
ऐसे कैसे, ये जो बघेलखंड है ना, बघेलखंड का भी ऑलमोस्ट जो पूरा भाग था ना, पहले क्या एमपी में ही था, पर फिर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया ना एमपी से टूट के, तो अब इसका विस्तार कहां पर है, छत्तीसगढ़ में ही है। और सम पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट, ये इलाहाबाद और इसके आसपास वाला इलाका, वो भी बघेलखंड है, बट वो कहां पे पड़ता है, वो पड़ता है अपन को कहां पे, वो अपन को कहां पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आप इसको ध्यान रखना, बघेलखंड कहां पर है, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ राज्य में। ओके, 3 पठार हमने कर लिए, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। अब इस पर्टिकुलर पठारी भूभाग का सबसे इंपॉर्टेंट पठार, जिसका एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, वो है दक्कन का पठार। लोकेशन देखो, सबसे पहले तो ये आपको ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, ये वाला है ना, ट्रायंगल मतलब त्रिभुजाकार शेप में दिख रहा है ना, ये पठार है दक्कन का पठार। दक्कन शब्द आया दक्खन, दक्खन दक्षिण, दक्षिण दक्खन होते होते दक्कन का पठार हो गया। अंग्रेज बोले इसको डेक्कन, डेक्कन करके इसको डेक्कन प्लेटू बना दिया मैंने। अगर इसकी आप लोकेशन देखें, सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा के जस्ट नीचे ये पठार चलता है। इसके एक तरफ आप देखें तो पश्चिमी घाट चल रहा है, पर पश्चिमी घाट पर्वतमाला चल रही है, और एक तरफ ये पठार चल रहा है। एक्चुअली दक्कन का पठार है ना, लावा से बना हुआ है। आप अगर दक्कन के पठार में आपको भी दिखाऊं, अभी फोटो बताता हूं मैं आपको, दक्कन के पठार पर लावा से बनी हुई चट्टानें। ऐसा माना जाता है कि जब ये भारत का भूभाग वो गोंडवाना लैंड से टूटा ना, तो बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई, और उन दरारों में से लावा बाहर निकला, और ये लावा कई सालों तक यहां पे बहा है। समझ रहे हैं आप, लावा के बहने की प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। लावा बहा, थोड़ी टाइम में ठंडा हुआ, उसके ऊपर फिर दूसरी मिट्टी आके जमा हुई, फिर लावा बहने की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर ये रुकी, परत दर परत क्या हुआ, लावा की चट्टानें यहां पे इकट्ठी हो गई, और लावा की चट्टानों से ये पूरा के पूरा एक बड़ा पठार बन गया। इसका बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, कभी आपसे पूछ ले कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आप बोलेंगे दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है भारत का। अगर लद्दाख को मैं हटा दूं, लद्दाख में भी एक प्लेटू है, लद्दाख के प्लेटू को हटा दूं तो भारत में सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार। समझ रहे हैं आप, तो दक्कन के पठार की अपन विशेषताओं की बात करें, इस मैप से एक चीज आपको और क्लियर हो जानी चाहिए कि दक्कन के पठार का मैक्सिमम पार्ट जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र। हाँ, इसका सम पार्ट उत्तरी कर्नाटक में भी है, थोड़ा सा पार्ट तेलंगाना भी है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका कहां पर है, महाराष्ट्र राज्य में है। तो देखो आप दक्कन के पठार में आपको क्या क्या चीजें याद करनी है, उसकी मैं बात करता हूं। चौथा पठार हमारे पास कौन सा है, दक्कन का पठार। देखिए यह पठार, पहला पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पठार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। ठीक है, फिर देखिए, अच्छा यहां पे मैं एक क्वेश्चन बताऊं आपको, नोट लगा देता हूं मैं यहां पे, क्वेश्चन लगा के नोट लगा देता हूं। भारत में सर्वाधिक पठारी भूमि वाला राज्य, सर्वाधिक पठारी भूमि वाला राज्य, ये भैया कौन है, एमपी। देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना भाई। अगर एक सबसे बड़ा पठार पूछा जाए तो वो तो है दक्कन, पर सबसे ज्यादा पठारी भूमि का विस्तार कहां पे है, तो फिर उसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मालवा भी था, बुंदेलखंड भी था, बघेलखंड भी था, और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के मुकाबले बड़ा स्टेट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से ज्यादा बड़ा है। ओके, तो ये एक नोट लगा दिया मैंने यहां पे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। फिर आप देखिए दक्कन के पठार का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में है, मुख्यतः कहां पर है, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, फिर आप देखिए यह पठार मुख्यतः, यह पठार किससे बना हुआ है, लावा से निर्मित है। यहां दक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाती हैं।
चट्टानें पाई जाती हैं तथा यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है। काली मिट्टी की प्रधानता है ना। और फाइनल बात, एक और बात यहीं लिख देता हूं, काली मिट्टी कपास और खट्टे फलों की खेती के लिए उपयुक्त है। समझ रहे हैं आप। और एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं यहां पे, कृष्णा वो गोदावरी दक्कन के पठार की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तो एक बार वापस से आप इसको ग्रुप थ्रू कर लीजिए। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है ना। भारत में अगर मैं बोलूं सर्वाधिक पठारी भूमि वाला राज्य तो आप एमपी बोल देना, है ना। उसके अलावा आप देखो, भारत में दक्कन के पठार का विस्तार मुख्यतः कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? लावा से निर्मित है। दक्कन पर के पठार पर कैसी चट्टानें पाई जाती है? दक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाती है। अभी बताता हूँ कैसी होती है। इस दक्कन ट्रैप के कारण यहाँ पे कैसी मिट्टी की प्रधानता है? काली मिट्टी की प्रधानता है। काली मिट्टी में कपास और खट्टे फलों की खेती क्या होती है? बढ़िया होती है, एकदम बढ़िया, जोरदार, है ना। और कृष्णा और गोदावरी दक्कन के पठार की प्रमुख नदियां हैं। कर लोगे ये? ठीक है। अब देखो दक्कन ट्रैप चट्टानें कैसी दिखाई देती है? ऐसी दिखाई देती है। आप एक बात देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, यहां पर आपको एक काली काली धारियां दिख रही है। गुड़ कैसा होता है? गुड़ होता है ना, उसमें एक हल्की धारी होती है, एक काली धारी होती है। आप देखिए उसी तरह की आपको यहाँ पर ये काली चट्टानें दिख रही होंगी, है ना। और बीच बीच में ऐसे थोड़ी पीली सी दिख रही है। ये वाला देखो, ये वाला फोटो और अच्छा है ना। इसमें आप देखो ये काली काली चट्टानें दिख रही है, बीच बीच में पट्टियां दिख रही है ना। इसी को दक्कन ट्रैप बोलते हैं। ये दक्कन ट्रैप चट्टानें है। ये क्या हुआ, मैंने अभी बात बोली थी ना कि लावा के बहने की प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। लावा बहा, है ना, फिर थोड़ी टाइम ये प्रक्रिया रुक गई, दूसरी मिट्टी आकर जमा हो गई, फिर ये बहने की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर मिट्टी आकर जमा हो गई। तो ये कई प्रोसेस में दोहराया गया और इतने बड़े इस पठार का निर्माण हो गया। समझ रहे हैं आप। जैसे ये आप देखें काली मिट्टी, मतलब ज़्यादा ही काली लग रही है, इसलिए शायद आपको फोटो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं मुझे, है ना। आप वास्तव में कभी आपका महाराष्ट्र जाना हो ट्रेन से, आप ट्रेन से गुजरोगे ना, बिल्कुल पूरे रास्ते के अंदर सड़क के दोनों किनारों के ऊपर दूर दूर तक आपको ये काली मिट्टी के खेत मिलेंगे। वास्तव में काली होती है। काली मिट्टी बहुत मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देती है कपास और खट्टे फल की खेती में। कॉटन होता है ना, कॉटन बेस्ट होती है काली मिट्टी में। और खट्टे फल होते हैं सिट्रिक फ्रूट, है ना। खट्टे फल की खेती भी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। खट्टे फल हो गए, जैसे ये हो गया संतरा वगैरह, जैसे नागपुर के संतरे बड़े फेमस हैं, मौसमी, है ना, ये सब के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप याद रखना, किसके लिए? दक्कन के पठार के लिए। गोदावरी और कृष्णा नदियाँ, इनका पूरा के पूरा बहाव कहाँ पर है? दक्कन के पठार पर है। ओके, तो देखिए हमने चौथा पठार कर लिया। कौन सा? दक्कन का पठार। एक बार आप वापस से ये वाला अपना मैप देख लीजिए, है ना। तो हमने कौन कौन से कर लिए? हमने मालवा का पठार कर लिया, बुंदेलखंड कर लिया, बघेलखंड कर लिया और दक्कन कर लिया। अब हम करेंगे कौन सा पठार? कर्नाटक का पठार और छोटा नागपुर का पठार। देखिए कर्नाटक का पठार बिल्कुल यहाँ कर्नाटक राज्य के अंदर ही है, पश्चिमी घाट से बिल्कुल चिपका हुआ है। वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट का एक माउंटेन रेंज है, इससे बिल्कुल चिपका हुआ है पश्चिमी घाट से। तो आप देखें, इसकी मैं थोड़ी सी आपको बताऊं, कर्नाटक के पठार में आपको क्या चीज़ याद रखनी है। देखिए अगला जो है हमारा, ये कौन सा पठार है? कर्नाटक का पठार। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कौन से राज्य में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है तथा यहाँ कॉफी की खेती की जाती है। कर्नाटक का पठार काय के लिए फेमस है? कर्नाटक का पठार कॉफी की खेती के लिए फेमस है। देखो वैसे तो इस पठार का बहुत लंबा चौड़ा भाग है ना। नीचे वाला पार्ट मैसूर का पठार कहलाता है, ऊपर वाला भाग कर्नाटक का पठार कहलाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि देखिए हम एक बेसिक कोर्स कर रहे हैं जो आपको आपके एग्जाम के अंदर, जो आपका ऑप्शनल, मतलब कहते हैं ना
ऑप्शन भरने वाला एग्जाम है उसके अंदर पास करा दे, समझ रहे, एसएससी टाइप के एग्जाम है, ये लाइब्रेरियन साइंस के एग्जाम होते हैं, इस टाइप के एग्जाम में आप जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उस पर फोकस करना, आप देखना आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से, आप उसकी चिंता ही मत करो। ओके, तो इसमें एक फैक्ट और बन जाएगा कि भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। अगर वर्ल्ड की बात करें, विश्व कॉफी उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पर है। कौन, ब्राजील। भारत का तो वैसे आता नहीं है, टॉप 5 में नंबर नहीं आता है, बट भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन करता है, कर्नाटक राज्य करता है। और मजे की बात है कि भारत कॉफी के तीन प्रकार की होती है कॉफी, तीनों प्रकार का उत्पादन करता है। देखो कॉफी 3 प्रकार की होती है, कौन सी, अरेबिका, रोबस्टा, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। तीनों प्रकार की कॉफी का उत्पादन भारत देश करता है। और भारत में सर्वाधिक कॉफी कौन उगाता है, कर्नाटक राज्य उगाता है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आप किसके लिए याद रखना, कर्नाटक के पठार के लिए याद रखना। ओके, तो मूव ऑन टू नेक्स्ट प्लेटू, अगले पठार की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो मान लो दोस्तों मैं छोटा नागपुर का पठार ऐसे बनाऊं, बेसिकली छोटा नागपुर का पठार है ना, ये 2 प्लेटू का कॉम्बिनेशन है ना, ये 2 प्लेटू है। इसका एक पार्ट जो है उसको कहते हैं हजारीबाग का पठार, उसको क्या कहते हैं, हजारीबाग का पठार। और जो दूसरी तरफ वाला पार्ट है ना, इसको अपन कहते हैं कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार। ठीक है, तो हजारीबाग और कोडरमा दोनों किसके पार्ट है, छोटा नागपुर के पठार के ही पार्ट है। इस पठार के अगर अपन नॉर्थ में जाए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको अपन कहते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी, राजमहल की पहाड़ियाँ। और ये पठार जहाँ खत्म होता है ना लास्ट में, वहाँ पे कौन सी नदी है, महानदी। महानदी बेसिकली निकलती तो छत्तीसगढ़ से है और उड़ीसा में चली जाती है। तो जहाँ से महानदी शुरू हो रही है एक्चुअली वहाँ पर ये छोटा नागपुर का प्लेटू खत्म हो जाता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस पठार से कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ निकलती है, तो एक तो प्रमुख नदी यहाँ से जो निकलती है उसका नाम है दामोदर। कौन सी नदी है, दामोदर। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट नदी इस पठार से होकर निकलती है उसका नाम है स्वर्ण रेखा। उसका नाम क्या है, स्वर्ण रेखा। तो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर ये याद रख सकते हैं कि छोटा नागपुर का पठार जो है बेसिकली, अच्छा ये पठार है कहाँ पे, यह पठार मुख्यतः झारखंड राज्य में स्थित है। यह पठार मुख्यतः कहाँ पर स्थित है, पठार मुख्यतः झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह पठार खनिजों की दृष्टि से उत्तम है। यह पठार खनिजों की दृष्टि से उत्तम है। भारत में सबसे बड़ा खनिजों का जो भंडार है ना, वो छोटा नागपुर के पठार पे, तरह तरह के खनिज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे सबसे बड़ा तो कोयले का भंडार मिलेगा, इसके अलावा आपको यहाँ पे यूरेनियम मिलेगा, लोहा अयस्क मिलेगा, तांबा मिलेगा, बहुत सारे खनिजों के भंडार इस पर्टिकुलर पठार के अंदर मौजूद है। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, छोटा नागपुर का जो पठार है 2 पठारों का कॉम्बिनेशन है, एक है हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार। इस पठार की, छोटा नागपुर के पठार के नॉर्थ में उत्तरी सीमा जो बनाती है वो बनाती है राजमहल की पहाड़ियाँ। उत्तर में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर नीचे महानदी तक फैला हुआ जो पठार है पूरा, ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी है, एक तो है दामोदर, एक है स्वर्ण रेखा। दोनों नदियां यहाँ से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है ना टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट जो है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907 के अंदर पहली बार भारत में एक भारतीय जमशेदजी टाटा ने एक आयरन स्टील का प्लांट लगाया था, वो यहीं पे लगाया था। ओके, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, आज आप उसको जमशेद नगर बोलते हैं, जमशेदपुर है ना, जमशेदपुर उसके पास में। अब देखो एक और खासियत जो है वो भी मैं यहां लिख देता हूं, भारत में
सर्वाधिक कोयला भंडार, सर्वाधिक कोयला भंडार छोटा नागपुर के पठार पर है। ठीक है, इसलिए इस पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? रूर। देखो रूर है ना, रूर, रूर जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। जर्मनी के अंदर कोयले का एक बहुत बड़ा भंडार है जिसको क्या बोलते हैं? रूर बोलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार आपको कहाँ मिलेंगे? छोटा नागपुर के पठार पर मिलेंगे, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? इसको अपन ने बोल दिया भारत का रूर बोल दिया। ठीक है, तो देखो ये सारी बातें आपको किसके अंदर याद रखनी है? छोटा नागपुर के पठार के लिए याद रखनी है। राजमहल की पहाड़ियों से महानदी तक फैला हुआ है, स्वर्ण रेखा दामोदर नदियां इससे गुजरती है, हजारीबाग और कोडरमा का कॉम्बिनेशन। ओके, मुख्यतः कौन से राज्य में है? झारखंड राज्य में फैला हुआ है। खनिजों की दृष्टि से भारत का सर्वोत्तम पठार है, बहुत सारे खनिज मिलते हैं। खासकर यहाँ पे कौन सा बड़ा भंडार है? कोयले का बड़ा भंडार है। भारत में सबसे बड़ा भंडार कोयले का यहीं पे पाया जाता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? भारत का रूर बोलते हैं। ओके, तो ये चीजें आप याद रखना छोटा नागपुर के पठार के लिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट, अगले पठार की तरफ आगे बढ़े अपन। आप देखो और कौन सा पठार मैंने लिखा था, आप देखिए यहाँ पर अभी हमने कर लिया कर्नाटक का पठार, हमने कर लिया छोटा नागपुर का पठार। अब बच गए मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग का पठार। देखो यहाँ पे आपको एक चीज सीखने वाली है। मेघालय का पठार एग्जैक्टली यहाँ पर मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय की राजधानी है ना शिलोंग, वो इसी पठार पर स्थित है। ऐसे कैसे कार्बी एंगलोंग का पठार है ना, कार्बी एंगलोंग का पठार थोड़ा आगे असम राज्य में स्थित है। ये अपन क्या बात कर रहे हैं इसका थोड़ा सा मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूं आपको, तो आपको थोड़ा समझ में आवे। मैप ले लेते हैं अपन। देखिए देखिए ऑलमोस्ट क्या है, यहाँ पे हमारा ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ पे हमारा ये मेघालय या शिलोंग का पठार है, और इससे थोड़ा आगे यहाँ पे कार्बी एंगलोंग का पठार। ये कौन सा हो गया? कार्बी एंगलोंग। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया? ये हो गया मेघालय, और ये कौन सा हो गया? छोटा नागपुर। एक्चुअली क्या है, पहले बहुत पहले मतलब जब प्राचीन गोंडवाना लैंड वाला युग था, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे। बट बाद में क्या हुआ कि जब यहाँ से गंगा यमुना नदियाँ आई, यहाँ से ब्रह्मपुत्र वगैरह नदियाँ आई, और ऊपर से आके ये सारा पानी इस जगह पर जाने लगा, तो क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर पार्ट जो था ना, ये वाला पार्ट छोटा नागपुर का पठार और जो अपना मेघालय का पठार है, इनके बीच में से इन नदियों ने जाने का अपना रास्ता बना लिया। इस पठार को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, अदरवाइज ये दोनों टुकड़े आपस में जुड़े हुए थे। मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार आपस में पहले जुड़े हुए थे, परंतु गंगा यमुना और इधर से ब्रह्मपुत्र, इन नदियों ने क्या किया? इस पठार को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो इनके बीच में जो गैप आ गया ना, ये गैप, इस गैप को अपन कहते हैं मालदा गैप। इसको क्या कहते हैं? मालदा गैप। तो आप ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार को मेघालय के पठार से कौन अलग करता है? मालदा गैप अलग करता है। बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना। मालदा गैप कहां है? छोटा नागपुर के पठार और मेघालय के पठार के बीच में मालदा गैप है। ओके, अब बात करते हैं अपन मेघालय के पठार की। मेघालय का पठार, ऑब्वियस सी बात है कि आपको ध्यान पड़ रहा है कि ये मेघालय राज्य में स्थित है, और एक्चुअली इस पठार पर मेघालय की राजधानी स्थित है जिसका नाम है शिलोंग, इसलिए इसको अपन क्या कह देते हैं? शिलोंग का पठार भी कह देते हैं। अब जैसे देखो, ये पठार जो है ना, ये 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस पठार के एक तरफ है गारो, एक तरफ है खासी, और एक तरफ है जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया ने
इस बीच वाले पठार को, जो ये पठार है मेघालय या शिलोंग का जो पठार है, इसको घेर रखा है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इस पठार की आकृति सूप जैसी लगती है। इस पठार की आकृति सूप जैसी। सूप होता है गेहूं को छानने का, आता है ना भाई, खेतीबाड़ी में यूज करते हैं। गेहूं से बड़ा कचरा अलग करने के लिए क्या होता है, इधर पंखा रख के ऐसे यूं गेहूं को ऊपर से गिराते हैं, ताकि वो भारी गेहूं तो नीचे गिर जाता है, कचरा उसका अलग हो जाता है। या फिर आपके घरों में वो कचरा नहीं उठाते हो आप, कचरा उठाने वाला जो होता है उसको आप देखो, उसके 3 तरफ से ऐसे दीवारें उठी हुई है ना, 2 और तीसरी। बीच वाली जो जगह है वो बिल्कुल खाली है ना, फ्लैट है। एग्जैक्टली ये पठार वैसा ही है, बीच की जगह बिल्कुल खाली फ्लैट है, ऊपर 3 पहाड़ियां हैं। इससे क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली कोई भी मानसून की जो पवनें जो यहाँ पर पहुँचती है, कोई भी मानसून की पवनें यहाँ पे पहुँचती है, तो ये बीच में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है ना। इसलिए इसको अब यहाँ पे बारिश करनी पड़ेगी। ये मतलब ये पवनें आती रहती है, बादल आते ही रहते हैं। इसलिए देखो अपन ने राज्य का नाम ही क्या रखना पड़ा, मेघ प्लस आलय, बादलों का घर। आलय क्या होता है, घर, मेघालय, है ना। तो क्या होता है, यहाँ पे साल भर बादलों की आवाजाही होती जाती रहती है और बारिशें होती रहती है। मतलब ये भी भारत का वो इलाका है जहाँ पे वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ये भारत का वो इलाका है, समझ रहे हैं आप। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर जगह पर, खास कर ये खासी की पहाड़ियां है ना, खासी पहाड़ियों के अंदर एक जगह तो है मासिनराम और एक जगह है चेरापूंजी। ये कौन सी पहाड़ी की ढलानों पर स्थित है, ये खासी पहाड़ी की ढलानों पर स्थित है। तो मासिनराम व चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले स्थान है। औसत वार्षिक वर्षा वाले स्थान है, ठीक है। मतलब यहां पे वार्षिक वर्षा 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है एक साल में। सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड अब किसके नाम है, मासिनराम के नाम। पहले चेरापूंजी के नाम था, बट अब पहले नंबर पे मासिनराम आ गया, दूसरे नंबर पे चेरापूंजी आ गया। दोनों ही इस पर्टिकुलर जगह पर स्थित है। पहाड़ी पूछा जाए तो कौन सी पहाड़ी की ढलान पर है, खासी पहाड़ी की ढलान पर। गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, इनके नाम पर आपको यहाँ पे 3 जनजातियां भी मिलेंगी, ट्राइब्स मिलेंगी 3, है ना। वो भी आपको इन नाम पे ऊपर ही मिलेगी। तो गारो, खासी और जयंतिया। ओके, तो ये कौन सा था, मेघालय का पठार। फिर देखो मैंने एक पठार और लिखा है यहाँ पे, कार्बी एंगलोंग का पठार। समझ रहे, कार्बिंग एंगलोंग का पठार। ये पठार आप बस इतना याद रखो, मैं लिख देता हूं यहां पर, एक पठार और लिख देते हैं, चलिए। कार्बी एंगलोंग का पठार, है ना। तो इसमें यह याद रखना है, यह पठार असम राज्य में स्थित है। कहां पर, असम राज्य में स्थित है। ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ध्यान रखना आप, है ना। और एक मैं यहां पे लिख देता हूं, एक पहले तो आप ये याद रखो, मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी असम राज्य में स्थित है। मिकिर पहाड़ी कहां पर स्थित है, असम राज्य में स्थित है। एक्चुअली मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं यहां पे, मैं नोट लगा के लिख देता हूं आपके लिए, नोट लगा के लिख देता हूं। गारो, खासी, जयंतिया अभी पीछे लिखी थी मैंने मेघालय में, तथा मिकिर की पहाड़ियां, मिकिर की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, समझ रहे भाई। ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं। आप देखें, आप इस चित्र को देखें, नॉर्थ ईस्ट में हिमालय पर्वतमाला आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ जाता है, संपाट असम के अंदर आ जाता है, नागालैंड, मिजोरम। यहां पर आपको कौन सी, हिमालय पर्वतमाला की पहाड़ियां मिलेंगी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ हिमालय पर्वतमाला नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर जो है, ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ये प्राचीन पर्वतमाला है। जबकि अगर मैं आपको हिमालय की पर्वतमालाओं की बात करूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं, डफला
मिरी, पटकई, डफला, मिरी और पटकई, ये जो पर्टिकुलर पहाड़ियां हैं डफला, मिरी, पटकई, और इसके अलावा अगर अपन देखें तो यहां पर आपको मिलेगी मिश्मी। मिश्मी ये पहाड़ी भी बेसिकली आपको कहां मिलेगी, ये पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी, ये सारी अरुणाचल प्रदेश में है ना। इसके अलावा देखो नेक्स्ट में नागा, नागा पहाड़ी आपको नागालैंड में मिलेगी, ठीक है। और एक पहाड़ी मिलेगी आपको मिजो, मिजो, मिजो पहाड़ी आपको मिजोरम में मिलेगी। मिजो पहाड़ी कहाँ मिलेगी, मिजोरम में। एक्चुअली ये जो पूरी पहाड़ियां है ना, इनको अपन सम्मिलित रूप से बोल देते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय। क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय, समझ रहे हैं आप। ये पहाड़ियां भी इधर ही है, नॉर्थ ईस्ट में ही है, बट दे आर बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट हिमालय। इनका संबंध किससे है, हिमालय पर्वतमाला से। जबकि ये पहाड़ियां देखो गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध प्रायद्वीपीय भारत से बोल दो या प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं से बोल दो, ठीक है। ये बस इसका एक फैक्ट है, ये एनसीईआरटी के अंदर बकायदा बॉक्स बना के बताया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप। ओके, तो दोस्तों ये हमारा जो पर्टिकुलर लेक्चर था अभी 2 पार्ट में करना पड़ेगा, है ना। ये प्रायद्वीपीय भारत का पहला पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार, समझ रहे हैं आप। अगले लेक्चर के अंदर आप देखिए प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं किस प्रकार से काम करती है, तो अगले लेक्चर में अपन करेंगे प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। मैंने ऑलमोस्ट सारे नोट्स जो पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं, आप इनको ज़रूर बनाइए और अपने अच्छे से नोट्स तैयार करिए। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।